हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। और इसमें केवल ऑब्जेक्टिव जो है बताया जाएगा, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वही बताया जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। इसका पहला क्वेश्चन जो है प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है। तो प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है, तो जब किसी भी लाइट का जब रिफ्लेक्शन होगा तो जब प्लेन सरफेस रहेगा, जैसे इस तरह मान लें कि ये कोई प्लेन सरफेस है, तो यहाँ से जब आपतित किरणें आती है तो जब प्लेन सरफेस रहेगा, चिकना सतह रहेगा, चमकीली सतह रहेगा, तो ही यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो समतल सतह जब रहेगा, प्लेन सरफेस रहेगा, तो ही प्रकाश का परावर्तन होता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है। तो ऑप्शन हो गया ए खुरदरी सतह, बी नंबर चिकनी सतह, सी नंबर पारदर्शी सतह और डी नंबर अपारदर्शी सतह। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए चिकनी सतह होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम किसने दिए थे। ऑप्शन है ए न्यूटन, बी हुक, सी डिस्कार्ट्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है इनमें से ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं दिए थे। ठीक है ना। आइए हम अगला क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है परावर्तन का पहला नियम क्या है। परावर्तन का पहला नियम क्या है। इसमें पहला नियम दिया है कि परावर्तन का पहला नियम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ऑप्शन सी में बोथ यानी दोनों, ए और बी दोनों। प्रकाश के परावर्तन का जो है दो नियम होता है। पहला ए ऑप्शन जो है ये भी पहला नियम है, आपतित किरण परावर्तित किरण और हमने तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चौथा क्वेश्चन है परावर्तन का दूसरा नियम क्या है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है। तो परावर्तन का दूसरा जो नियम है उसमें यह बताया गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नियम क्या है इसका, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था इसमें पहला नियम पूछ रहा था। तो जैसे मान लें हम ये प्लेन सरफेस हो गया, कोई चिकनी सतह है, प्लेन सरफेस हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरणें जब इस समतल सतह पर टकराती है तो इसको हम कहते हैं आपतित किरण, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ से जब टकरा कर रिटर्न होती है तो इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ से एक अभिलंब हम डाल देते हैं, यहाँ पे अभिलंब डाल देते हैं, जो यह आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु होता है। तो ये होता है कोण आई और ये होता है कोण आर। तो पहला नियम ये होता है आपतित किरण, इसको हम कहते हैं आपतित किरण जो यहाँ पे है, और इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण जो यहाँ पे है। और ये हो गया अभिलंब हम लोग का,
तो यही होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल में होता है, और इसको जो तीनों मिलता है तो इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। इसको कहा जाता है आपतन बिंदु कहा जाता है, आपतन बिंदु इसको कहा जाता है। तो यह पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो तो चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि परावर्तन का दूसरा नियम क्या है। परावर्तन का दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसी को हम आपतन कोण को आई द्वारा सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर द्वारा सूचित करते हैं। तो दोनों बराबर होता है। तो इसमें जो है आपतन कोण हो जाता है आई और परावर्तन कोण हो जाता है कोण आर। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। 5वां नंबर क्वेश्चन, करे यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो आइए दोस्तों हम समझें। करे आपतन कोण 30 डिग्री, आपतन कोण कह रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो 30 डिग्री आपतन कोण तो परावर्तन कोण, तो पहले हम प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से हम समझे हैं कि आपतन कोण जो है यानी कोण आई कोण आर के बराबर होता है, हम समझ लिए हैं। इसमें कह रहा है कि आपतन कोण, तो मान लीजिए हम आपतन कोण हो गया 30 डिग्री, यानी कोण आई हो गया 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री होगा कोण आई, तो कोण आर भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा ये भी, क्योंकि यह दोनों बराबर होता है। तो इसलिए जो है आपतन कोण 30 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए चूंकि यहीं बताया गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए ओके। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए हम अगला 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अविलंब क्या होता है, अविलंब क्या होता है। आइए समझ जाए ये भी हम कि अविलंब क्या है। तो मान लीजिए हम एक समतल सतह खींच डाले, समतल सतह ही हो गया, और यहाँ से एक आपतित किरण हम डाल दिए, ये आपतित किरण हो गया, और यहाँ से एक परावर्तित हम किरण खींच दे रहे हैं, ये हो गया परावर्तित किरण। और इस दोनों के बीच जो है एक हम अविलंब डालते हैं, अविलंब डालते हैं, अविलंब डालते हैं। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे होता है आपतन बिंदु, जहाँ तीनों मिलता है, यानी आपतित किरण मिलता है, परावर्तित किरण मिलता है और अविलंब मिलता है, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर खींची गई लंब जो हो, आपतन बिंदु पर खींची गई लंब जो सतह के लंबवत होता है वही अविलंब कहलाता है। तो यही जो है अविलंब हम लोग का होगा, ठीक है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन में यही था कि आप अविलंब क्या है। तो ऑप्शन 1 था आपतित किरण, ऑप्शन नंबर बी था परावर्तित किरण, ऑप्शन नंबर सी था आपतन बिंदु पर खींची गई लंब जो सतह के लंबवत हो। तो करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, करे यदि परावर्तन कोण 60 डिग्री का हो तो आपतन कोण क्या होगा। तो यही सेम क्वेश्चन है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 किए थे लोग, एक बार और समझ लिया जाए। हम लोग प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से जानते हैं लोग कि आपतन कोण यानी कोण आई ये बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो इसमें कह रहा है कि यदि परावर्तन कोण यानी कोण आर जो है 60 डिग्री का होगा, तो ये आपतन कोण कितना डिग्री होगा। हम लोग ये जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि ये दोनों जो होता है बराबर होता है, कोण आई कोण आर। तो जब कोण आर जो है परावर्तन कोण 60 डिग्री का है, तो कोण आई भी कितना होगा
60 डिग्री का ये भी होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। तो सी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अरे समतल दर्पण द्वारा हमेशा बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण द्वारा? तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो मान लीजिए समतल दर्पण कोई हो गया, कोई मान लीजिए हम समतल दर्पण हो गया, इसी तरह मान लें समतल दर्पण कोई होगा, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है या प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर हम मान लिए, यानी समतल दर्पण मान लिए इसको। तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के समान आकार का बनता है। इसमें हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा, और जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही आकार का यानी बराबर बनता है, बराबर बनता है। ठीक है ना दोस्तों? तो इसमें अभी हो गया कि ये नंबर क्वेश्चन में समतल दर्पण द्वारा हमेशा बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में? तो आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है, आभासी, सीधा और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। ओके, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर बनता है? दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर बनता है, यही क्वेश्चन है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन दिया है, ए नंबर ऑप्शन में है वस्तु की दूरी के बराबर, वस्तु से अधिक, वस्तु से कम और बदलती रहती। तो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी बनेगा? तो वस्तु की दूरी के बराबर बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन समतल दर्पण के लिए सत्य होगा? तो समतल दर्पण क्या सत्य होगा? ऑप्शन नंबर ए है, इसमें दिया है परावर्तित किरणें मिलती है, बी नंबर परावर्तित किरणें नहीं मिलती है, सी नंबर में परावर्तित प्रतिबिंब वास्तविक होता है, डी नंबर में प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परावर्तित किरणें नहीं मिलती है, परावर्तित किरणें नहीं मिलती। ओके, चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन पे हम देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है या आभासी होता है? दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक हो या आभासी होगा? तो दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा? तो दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वह हमेशा आभासी होगा, आभासी होता है, ठीक है ना? आभासी होता है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वह आभासी होता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, करें यदि वस्तु दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा? यह क्वेश्चन हम लोग को देखना है 12 नंबर। करें कि यदि वस्तु दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर हो बनेगा? 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो जितनी इस मान ली यह कोई दर्पण हो गया, मान ली कोई दर्पण हो गया और इससे कह रहा है कि अगर इधर की साइड की ओर
मान लीजिए ये कोई दर्पण हो गया, मान लीजिए कोई दर्पण हो गया, कोई दर्पण हो गया और इसके सामने हम 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखती है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु हो गया, इधर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु हो गया, तो कह रहे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो जितनी दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इतनी ही दूरी पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है प्रतिबिंब बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यही 12 में क्वेश्चन था कि यदि वस्तु दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। करिए समतल दर्पण में पार्श्व उल्टा होता है या नहीं होता है। तो समतल दर्पण में कभी भी पार्श्व उल्टा नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दर्पण, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दर्पण सूत्र क्या है। तो पहले तो हम जाने कि दर्पण सूत्र जो है क्या है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह है दर्पण सूत्र। एफ जो होता है जब फोकस दूरी को दिखाता है, फोकस दूरी है। भी जो है यह प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी। यू जो है ये वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी को दर्शाता है। ठीक है, तो हम दर्पण सूत्र ये जान लिए कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब एफ हो गया फोकस दूरी, एफ हो गया फोकस दूरी, भी हो गया प्रतिबिंब दूरी और यू हो गया वस्तु दूरी। ओके, चलिए अब इसमें दोस्तों ये हो गया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया 14 का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम बढ़े। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों कि समतल दर्पण के लिए एफ यानी फोकस दूरी कितना होना चाहिए। तो समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण के लिए करें फोकस दूरी यानी एफ जो है, पहले तो हम जाने फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। तो ये तो ऋणात्मक होता है और इसका फोकस दूरी जो होगा यह हमेशा जो है अनंत होगा। इसका जो फोकस दूरी होगा यह हमेशा अनंत होगी। बार बार एग्जाम में पूछा है, बोर्ड के एग्जाम में 10th क्लास में, समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कितना होता है, तो अनंत होता है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, ये तो अभी हम बता दिए कि दर्पण सूत्र में यू किसे दर्शाता है। तो दर्पण सूत्र में यू जो है ये वस्तु दूरी को दर्शाता है, वस्तु दूरी को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण सूत्र में भी किसे दर्शाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, तो दर्पण सूत्र में भी जो होता है इसको भी हम बता दिए, ये दर्शाता है प्रतिबिंब दूरी को, ये प्रतिबिंब दूरी को दर्शाता है। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम जान लें। 17 तक हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन हम जान लें। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो अभी हम बता दिए हैं कि मान लीजिए कुछ समतल दर्पण हो गया, इधर हम 5 सेंटीमीटर का कोई वस्तु रखते हैं, तो जब भी इसका प्रतिबिंब बनेगा तो 5 सेंटीमीटर का बनेगा। अब क्यों बनेगा, तो समतल दर्पण जो होता है, प्लेन जो मिरर होता है,
प्लेन जो मिरर होता है, तो प्लेन मिरर में होता क्या है कि प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक बनेगा, उसके बाद सीधा बनता है और वस्तु के समान आकार का बनेगा। जितना वस्तु की ऊंचाई होगा उतनी ही जो है उसका प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार जो होगा वह जो है वस्तु के बराबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण में वस्तु के दाईं की ओर वस्तु का प्रतिबिंब किस ओर दिखाई देगा, किस ओर दिखाई देगा। समतल दर्पण में वस्तु की दाईं ओर की वस्तु का प्रतिबिंब किस ओर दिखाई देगा। तो इसका जो है ये बाईं ओर दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बाईं ओर। चलिए लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन कि परावर्तन का उपयोग किस में नहीं होता है। परावर्तन का उपयोग किस में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर है ए पेरिस्कोप, बी नंबर में दर्पण, सी नंबर में दूरबीन, डी नंबर में आवर्धक लेंस। तो परावर्तन का उपयोग जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, आवर्धक लेंस में होगा। इसमें थोड़ा सा एटी हो गया है, तो आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस में जो है उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। आवर्धक में आवर्धक लेंस के में नहीं किया जाता इसका उपयोग। तो आज का दोस्तों क्वेश्चन फिजिक्स का था, चैप्टर 1 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, MCQ जो क्वेश्चन था, तो MCQ क्वेश्चन चैप्टर 1 फिजिक्स का जो प्रकाश का परावर्तन था, इसमें 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा गया था आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसी तरह आपका प्रत्येक चैप्टर का इसमें प्रकाश के परावर्तन में और क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। और इसी तरह जो है आपका MCQ क्वेश्चन जो होगा, जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपके 2027 के क्लास 10 के बिहार बोर्ड के लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप इसी चैनल पे जो है इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके बाद आपका सब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो इसको ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है आगे तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।